नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। ये जो पोजीशन अभी आपके सामने है ये 2014 द नेशनल बीच चेस चैंपियनशिप जो धर्मशाला में हुआ था उसी टूर्नामेंट में ये गेम मेरे हैं और मैं इस गेम मेरा ओपोनेंट थे इंटरनेशनल मास्टर एस नीति। आफ्टर ओपनिंग ये जो ओपनिंग के जो हम बोल सकते हैं किसी सिलेक्ट वेरिएशन में लेमन फिश ओपनिंग में ये हुआ था। अभी जो पोजीशन आपके सामने है इस पोजीशन पे दोनों प्लेयर वेल डिसेंट अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया है। स्ट्रक्चर्स इज ओके। व्हाइट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है एंड द नाइट d4 also very strong position. Knight c3, Bishop d2, Queen e2. Obviously सारे पीसेस व्हाइट के पास जो पोजीशंस है, जो पोजीशन अब नॉर्मली व्हाइट के डेवलपमेंट कंप्लीट है। ऑब्वियसली रूक b1 जो है अभी वो नेक्स्ट थोड़ी देर बाद वो डेवलप्ड हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से हम देखते हैं ब्लैक की तरफ से, ब्लैक का बिशप b7 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बिशप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रूक c8 एक ओपन फाइल लेके बैठे हुए। रूक f8 नेक्स्ट डेवलप्ड हो सकता है d8 एंड बिशप e7, नाइट f6, क्वीन d7 जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है सिसिलियन वेरिएशंस में। तो ओवरऑल दोनों तरफ से ये पोजीशंस आप बोल सकते हैं कि ये पोजीशंस ओके। अभी फर्दर कैसे डेवलप्ड होगा इस पोजीशन पे, व्हाइट के पास क्या प्लान हो सकता है, व्हाइट किस एरिया पे अपना मैच खेलेंगे, क्वीन साइड, सेंटर या किंग साइड। लेमन फिश ओपनिंग में बेसिकली व्हाइट अपनी पीस को किंग साइड में ले जाते हैं। क्वीन e1, क्वीन g3, समटाइम्स क्वीन e2, क्वीन f2, क्वीन g3। और अभी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन पे हम बोल सकते हैं ये रुक लिफ्ट के बारे में, ये रुक लिफ्ट के बारे में बोल सकते हैं। हम अपने रुक को अपने किंग साइड में ले जाके ओपोनेंट के किंग साइड में अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। एंड रुक लिफ्ट ऑलवेज सक्सेस जब ओपोनेंट सेम साइड में कैसलिंग करते हैं। अगर सेम साइड में कैसलिंग हो, जैसे कि व्हाइट ने शॉर्ट कैसलिंग किया है, ब्लैक ने भी शॉर्ट कैसलिंग किया है, तो रुक f3, रुक g3 या रुक लिफ्ट यहाँ पे अच्छा सक्सेस हो सकता है। लेकिन हमें ऑलवेज देखना है कि ओपोनेंट के पास काउंटर अटैक क्या है। अगर हम नॉर्मल अभी इस सिचुएशंस को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि क्या d5 पॉसिबल है, क्योंकि इन एवरी सिसिलियन ब्लैक मेन आइडिया होते हैं d पॉन के साथ e पॉन का एक्सचेंज होगा, इन दोनों पॉन का एक्सचेंज होगा। अगर ये दोनों पॉन एक्सचेंज हो जाते हैं तो ये बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सेंटर वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ब्लैक के लिए। तो d5 क्या यहाँ पे पॉसिबल है? ऑब्वियसली d5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d5 में व्हाइट सिंपल प्ले e5 एंड आफ्टर e5 नाइट के पास कोई अच्छा स्पेस नहीं है, नाइट पीछे बैक करना पड़ेगा एंड हमारा जो नाइट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाइट। आफ्टर d5 के बाद ये b7 वाला बिशप ब्लॉक्ड हो जाएगा एंड इन फ्रंट ऑफ दिस पॉन जो नाइट d4 वो बहुत अच्छा सा एक आउटपोस्ट लेके बैठे रहेगा। नाइट इज द बेस्ट ब्लॉकेडर पीस एंड आफ्टर e5 के बाद इन फ्यूचर व्हाइट f5 करके किंग साइड में अपनी अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। सो व्हाइट के माइंड में ये क्लियर है कि d5 नहीं हो सकता एंड इफ ओपोनेंट प्ले e5 तो ऑब्वियसली f5 एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स वो ओपोनेंट छोड़ देगा एंड उसके बाद व्हाइट के नाइट f5 जाके वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली नाइट f5, नाइट g5 एंड नाइट h5, अगर ऐसे पोजीशन पे नाइट जाके बैठ सकते हैं तो ये नाइट बहुत डेंजर हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम यू टेक नाइट इनटू g7 सैक्रिफाइस, और इस तरीके से हम सैक्रिफाइस रख के ओपोनेंट की किंग साइड के पॉन स्ट्रक्चर्स को खराब करके किंग को वीक कर सकते हैं। सो ये दो मूव d5 एंड e5, तो ये दोनों मूव पॉसिबल नहीं है।
एंड सो ब्लैक के पास प्लान हो सकते हैं रुक C7, रुक C8, इस तरीके से ब्लैक अपनी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हाइट के माइंड में यह है कि वो D5 नहीं कर सकता। समटाइम हम पहले से ये चीज सोच के रखते हैं कि D5 इज नॉट पॉसिबल, एंड हम थोड़ा एडवांस आगे पोजीशंस को लेके नहीं देखते, हमें सिर्फ इतना से हम श्योर हो जाता है D5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज D5 के बाद E5 एंड द पोजीशन इज ओके। तो व्हाइट इसी चीज को माइंड में रख के आई प्लेड रुक F3 एंड मुझे अपना पोजीशंस बहुत अच्छा लग रहा है। आई प्लेड रुक F3 एंड आइडिया रुक G3 बिकॉज ब्लैक के पास कोई भी ऑल्टरनेटिव अच्छी मूव्स नहीं है, एंड रुक F3, रुक G3 या रुक H3 के बाद मैं कभी G4, G5 का प्लान या मैं अपने पीस को कन्वर्ट कर सकता हूं ऑपोनेंट के किंग साइड में। समटाइम हम जो सोच के रखते हैं वो कभी कभी नहीं होते, जैसे कि ये जो सिचुएशन है, हमारी माइंड सेट है कि इस पोजीशन पे व्हाइट ओके डिसेंट पोजीशन। एक अच्छे प्लेयर से जब हम मैच खेलते हैं तो जब स्ट्रक्चर्स आपके कंट्रोल में होते हैं तो अब अच्छा फील होता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर अच्छा है। अभी मिडल गेम का फाइट होगा, देखा जाएगा आगे क्या है, बट पोजीशंस आपके कंट्रोल में है। लेकिन कभी कभी ऐसे सरप्राइजिंग मूव आ जाते हैं जो आपने सोच के ही नहीं रखा कि ऐसे मूव भी आ सकते हैं, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना, जैसे कि ये सिचुएशन। व्हाइट इतने देर से ये सोच के रखा है कि D5 नहीं होगा, और जिसके कारण व्हाइट वेरी कैजुअली रुक F3 एंड आइडिया रुक G3, बट ब्लैक नाउ प्ले D5. So after D5, so white play E5 and opponent का बेस्ट मूव आप सबको दिखाई दे होंगे अभी जगह पे। opponent का बेस्ट मूव, opponent play knight E4. Very interesting move, surprising, knight E4, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस पे नाइट E4 उसके पहले नहीं थे, बट रुक F3 खेलने के बाद नाइट E4 वेरी स्ट्रॉन्ग। अब व्हाइट के पास ऑप्शन है पॉन इंटू नाइट, नाइट इंटू नाइट, या आप अपनी C3 नाइट को बचा, क्योंकि नाइट कम हियर, नाइट टेक बिशप, और अगर आप पॉन क्रॉस नाइट then opponent take pawn cross. After that the queen is here, threat the knight, pawn also threat the rook, और bishop ही आपकी open, everything is open, white clearly lost. So ये भी possible नहीं है। अगर हम knight cross kill करते हैं and opponent take pawn into and again you lost, same threats the knight and rook, so ये भी पॉसिबल। जो मूव आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी मूव्स हो सकते हैं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये पोजीशंस, मैंने ये नाइट E4 फुल्ली मिस कर दी। सो यहां पे मुझे टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ा। रीजन कि जो स्ट्रक्चर मैं नहीं चाहता था, जो पोजीशंस मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो पोजीशंस बोर्ड में आ गए, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी पोजीशन के साथ। आपको पहले ये देखना है क्या आपकी पोजीशन क्लियरली माइनस हो गया, क्या आप पोजीशन को स्टिल आप उसको खेल सकते हैं। यस, मैं अभी स्टिल खेल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं नाइट को बैक करके खेलता हूं तो ऑब्वियसली पोजीशंस बहुत खराब हो जाएगी। बट मेरे पास एक ऑप्शन है, बस क्वीन E1, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। बट क्वीन E1 के बाद अगर ओपोनेंट नाइट क्रॉस बिशप
तो इन दैट केस तो डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप एंड गेम आएगा। और नॉर्मली इन द मिडल गेम, इन द एंड गेम, किसी भी जगह पे हम लोग देखते हैं कि डबल बिशप इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, बट इन द क्लोज पोजिशन नाइट स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर फुल्ली क्लोज्ड हो, बट ये फुल्ली क्लोज्ड पोजिशन नहीं है और उसमें भी डबल बिशप ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इस डबल बिशप की अगेंस्ट में आपके पास डबल नाइट है, लेकिन आपको यहां से भी गेम को खेलने के लिए कुछ टारगेट बनाना, जैसे कि व्हाइट क्वीन e1, नाइट इनटू e2, क्वीन क्रॉस d। नाउ द b7 बिशप जो है वो अभी प्ले में नहीं। सो व्हाइट का सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा कि b7 बिशप को प्ले में नहीं आने दे, जितना लेट हो सकते हैं ये b7 बिशप को आने नहीं देंगे। जब तक ये बिशप डेवलप नहीं होगा तब तक आपकी पोजीशन ठीक है, तब तक आपकी पोजीशन अच्छा है, मतलब आप गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड नाइट इज द बेस्ट ब्लॉकेडर पीस। आप इमेजिन करिए कि आपके ये पॉन नहीं है तो आपका b7 वाला बिशप कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो इन फ्रंट ऑफ दिस ये नाइट d4 एंड नाइट e2 ये लॉक करके आपको खेलना पड़ेगा पूरे गेम पे कि ये पॉन पुश ना हो सके। बट डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप ये एंड गेम हम नहीं चाहते थे कि इस पोजीशन पे आए, ये अनएक्सपेक्टेड ये एंड गेम, ये मिडिल टू एंड गेम पोजीशंस आ गई जहां पे मुझे डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप फेस करना पड़ा। अगर मैं रुक f3 नहीं खेलता तो ये पोजीशंस नहीं आता। लेकिन जब ऐसा सिचुएशंस आ जाते तो ड्यूरिंग द मैच वही चीज हमारी माइंड में चलते रहते कि मैंने रुक f3 क्यों खेला, ये ना खेल के अगर और कुछ खेलता तो ये सिचुएशन नहीं आता, मैंने d5 को क्यों फॉलो नहीं किया, क्यों मैंने नाइट e4 को देखा नहीं। और वही चीज हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली चलते रहते जो हमारी गेम पे प्रॉब्लम करते। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशंस आ भी जाते हैं तो आप उसको भूल के जो सिचुएशन आपके सामने है उसी को ही अपना बेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चला गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, वो आएगा नहीं अभी। और उसी को सामने सोच के, उसी को पीछे से सोचते सोचते अगर हम अपना जो अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हम खराब नहीं कर सकते। तो आपको दोबारा यहां से बिल्डअप करना है, सोचना है कि अभी आप पीस डाउन नहीं हो, पॉन डाउन नहीं है, तो जो सिचुएशन में इसमें फाइट बहुत है तो यहां से ही आपको न्यू करके स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको अच्छा आपको फाइट बैक करने के लिए आपकी जो भी आपकी कैलकुलेशंस की जरूरत है, जो भी आपने रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल आपने, जो भी वर्क अपने घर में करके रखे डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप या एंड गेम की, उन चीज को माइंड में रख के ही आपको इस एंड गेम को खेलना। सो हियर ब्लैक अभी किसी भी तरीके से ब्लैक चाहेगा कि सेंटर टूट जाए और बिशप दोनों ओपन हो जाए। तो ब्लैक स्टार्ट f6, a good move f6, एंड वो चाहते हैं कि f into e5, और वो चाहते हैं कि मैं मारूं e क्रॉस f6, तो ऑब्वियसली सेंटर टूट जाएगा। जितना पॉन स्ट्रक्चर टूटेगा सेंटर, तो बिशप b7 वाले जो बिशप है वो तुरंत प्ले में आने के चांसेस हो जाएंगे। सो सिर्फ आप इस पोजीशन को पकड़ के रखने से ही आपका गेम इंप्रूव नहीं होगा, आपको काउंटर पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं डबल बिशप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अगर पोजीशन को लेके होल्ड करके रखते इस पोजीशन पे तो ये होल्ड ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते। तो आपको ढूंढना है कि काउंटर अटैक किस तरीके से हो सकता है।
तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर वो पॉन इनटू पॉन किल करते, देन यू टेक पॉन इनटू पॉन एंड रूक इनटू रूक, तो आपके पास एक ऑप्शन से पॉन इनटू रूक करके रूक G1 का प्लान करके किंग साइड में खेलना, आपके पास एक ही ऑप्शन। तो सबसे पहले ये जो C3 जो आपकी हैंगिंग नाइट है, जो आपकी वीक है, जो रूक की थ्रेड्स में है, तो ये नाइट को पहले आपको सॉलिड करना है एंड व्हाइट प्ले नाइट E2। आफ्टर नाइट E2 आपने यहाँ पे क्लॉक पोजिशंस बनाए वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इस रूक के अंदर एंट्री नहीं है। C2, C3, C4, C5, C6 यहां तक उसकी एंट्री नहीं है। मेनली रूक इन द 7th रैंक, 2nd रैंक वो एंट्री नहीं मिल रहा है, तो आप वेरी कंफर्ट हो और आप आराम से अपनी सेंटर को लॉक करके सिर्फ इस बिशप को फोकस करके ही आप खेल सकते हैं। सो ओपोनेंट टेक पॉन इनटू पॉन, पॉन इनटू पॉन, रूक इनटू रूक। अगर आप नाइट इनटू रुक लेके खेलते तो ब्लैक ये पॉन फ्री का आपको दे सकता है, इट्स नो प्रॉब्लम। और ड्यू टू दिस बिशप, ये पॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इस पॉन को लेने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आएगा रूक D8 B3 से हैंगिंग, बट अल्टीमेटली जो बिशप B7 वाला बिशप वो खोल के डबल बिशप, बिशप इज अ लॉन्ग रेंज पीस, दूर से भी अच्छा काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो बिशप को लेके आगे ही आना है, वो दूर से भी वो यहां तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो सामने से भी कर सकते हैं। तो आपको ऑलवेज फॉलो करना है जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स, वो लोग सोचते हैं कि ऐसा तो D4 कभी नहीं खेलेंगे बिकॉज उसका पॉन चला जाएगा, लेकिन D4 में ये जो बैक पीस है अभी, जो अभी काम नहीं कर रहा है, वो फुल्ली एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद पोजीशंस आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपोनेंट ऐसे सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं। सो आफ्टर पॉन इनटू F3, अब व्हाइट के पास अच्छा प्लान हो सकता है रूक G1 करके G5 पे, क्योंकि व्हाइट की जो क्वीन है वो ऑलरेडी H6 तक जा सकते हैं एंड रूक G1 के बाद एक प्रेशर G7 पे देके खेल सकते हैं। नंबर 2, ये E6 वाला जो पॉन है वो वीक पॉन हो गया। ओपोनेंट समहाउ नाइट F4 एंड नाइट इनटू E6 इस पॉन के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बट व्हाइट के पास भी एक वीक पॉन है एंड वीक पॉन है B4, तो ब्लैक प्लेट रूक F8 एंड व्हाइट को आफ्टर रूक F8 आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, तो रूक सिंपल डेवलप्ड F3 तक प्रेशर बिकॉज एंड क्योंकि अभी मान नहीं सकता क्योंकि नाइट है, बट रूक F7 एज पर डिपेंड वो जिसको कर सकते हैं, और रूक ऑब्वियसली C5 से ज्यादा अभी F5 में ज्यादा अच्छा खेल सकता है। तो हियर गेम अभी बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं बिकॉज व्हाइट स्टे सिंपल रूक G1 एंड ब्लैक प्लेड रूक F7। ऑब्वियसली ब्लैक अपनी पोजीशंस को अभी थोड़ा होल्ड किया है, अब अपना E7 वाला बिशप को प्लेन में लाएगा एंड B7 वाला बिशप अभी बाहर आ नहीं सकते बिकॉज A6 यहाँ पे लॉक है, बिशप C8 E6 लॉक है, D5 लॉक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा ब्लैक को इस पोजीशन पे अपने बिशप को बाहर निकालने के लिए। बट ब्लैक ने व्हाइट को ये अलाउ किया है नाइट F4। नाइट F4 आने के बाद ये जो क्वीन है वो ओवरलोडेड हो गया, वो क्वीन इस नाइट को भी डिफेंड कर रहे हैं, क्वीन इस पॉन को भी डिफेंड कर रहे हैं। सो अगर आप नाइट F4 लेके जा रहे हैं, हो सकता है ओपोनेंट एक सिंपल पॉन, व्हाइट एक बिशप इनटू पॉन, और आपकी क्वीन के ऊपर प्रेशर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप प्ले क्वीन इनटू एंड ओपोनेंट आल्सो रूक इनटू। सो ये पॉसिबिलिटीज है, और तो ये छोटा सा ट्रिक्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी हैंगिंग पॉन कौन सा है, आपकी वीकनेस क्या है। और आप देख रहे हैं कि नाइट F4 ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट में आना है, लेकिन जो B4 वाला पॉन है वो वीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कि पहले आप B पॉन को प्रिवेंट करिए, यू प्ले A3, जस्ट B पॉन को सपोर्ट किया, और अब नेक्स्ट नाइट F4 वाला थ्रेट्स आपके सामने है।
तो अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे दो बिशप से ज्यादा दो नाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको ड्यूरिंग द मैच। आपको अपनी जो फीलिंग्स है जो गेम के अंदर में वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फील करना पड़ेगा कि आपकी पोजीशंस ठीक है या नहीं, कि जो सिचुएशन थोड़ी देर पहले आपके लिए हुआ था, जो अनएक्सपेक्टेड मूव्स आपके पास है, जो मिस्टेक आपने किए थे, उसके बाद जो सिचुएशन आपके सामने आए हैं, तो अब वो सिचुएशंस आपको बेटर लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है कि ये नाइट F4 नाइट E4 ठीक है, पोजीशन आपकी होल्ड में है। सो ओपोनेंट प्ले बिशप D8 and white go knight F4 E6, the main target knight and two knights, that's the E6 pawn. Now opponent played bishop C7. अब E6 pawn के बदले में E5 वाला pawn, आप E6 pawn ले सकते हैं बट इसको opponent E5 वाला pawn, तो E6 तो ऑलवेज वीकनेस रहेगा, बट E5 वाला जो पॉन है आपका, वो पॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पॉन है जो गेम को वो स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, जो ऑपोनेंट को इजीली प्ले करने नहीं दे रहे। तो ऑब्वियसली कि इस पॉन से ज्यादा E5 वाला जो पॉन है वो आपके लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। अब E5 पॉन को हम दो तीन तरीके से बचा सकते हैं, लाइक आई प्लेड रूक E1, क्वीन E3, रूक G5, ऐसे करके किसी भी तरीके से हम इसको बचा सकते हैं। तो रूक E1 ऑल्सो गुड एंड पोजीशन इक्वलिटी में रहेगा, इट्स नो प्रॉब्लम। बट रूक G5 मुझे ऑन द बोर्ड ज्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि रूक G5 में रूक पॉन को डिफेंड भी करेगा, साथ में क्वीन G2 का भी प्लान हो सकता है। और रूक G5 में अगर ओपोनेंट H6 खेलते हैं तो ऑब्वियसली G6 वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर वीक होगा एंड वो स्क्वायर के ऊपर से नाइट G5 जाके हम खेल सकते हैं। बट हियर अगर हम क्वीन E3 भी खेलते तो हमें लगता है कि इतना हैवी पीस को इस पॉन को डिफेंड करने के लिए रखना थोड़ा सही नहीं है। बट रूक E1 is okay and rook G5 also okay. So at this side I played rook G5 and opponent play H6 and white play rook H5. And this is 29 number moves। और इस सिचुएशन पे दोनों प्लेयर थोड़ा टाइम प्रेशर में है एंड ऑब्वियसली टाइम प्रेशर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है सारे एक्यूरेट मूव सर्च करना, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपको फर्स्ट खेलना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लैक डाउन यू लॉस्ट। एंड फर्स्ट मैच में बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस भी मिस हो जाते हैं एंड तो इसमें थोड़ा सा संभाल के खेलना है। तो ब्लैक प्लेड E7 एंड D6 पॉन को फुल्ली डिफेंड, E6 पॉन को एंड व्हाइट प्लेड क्वीन G2। अब आइडिया रूक क्रॉस H6 इन फ्यूचर, आई टेक रूक इनटू H6 क्वीन G6। अभी ये सिचुएशंस व्हाइट अच्छा लग रहा है एंड हियर G6 पे एक होल है एंड ओपोनेंट को ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि क्वीन E8 करके अपनी डेवलपमेंट करना चाहिए था, क्वीन E8 को बाहर खेलना चाहिए था, क्वीन को बाहर करना चाहिए। बट ओपोनेंट प्लेड बिशप B6, ये भी बहुत अच्छा मूव है, बिशप B6 there's a knight। तो इन दैट टाइम जो सिचुएशन है उसमें जो फुल्ली टाइम प्रेशर दोनों प्लेयर एंड व्हाइट को इस सिचुएशन पे नाइट E2 रखना था, नाइट D2 रख के खेलना चाहिए था, क्योंकि अगर बाई चांस ओपोनेंट D5 भी करते नेक्स्ट तो फिर ये वाला बिशप बंद हो जाता और उसके बाद अपन रूक H6 खेलना चाहिए। बट व्हाइट को यहाँ पे लगा कि आफ्टर रूक इनटू H6 क्वीन G6, ये पोजीशन व्हाइट के फेवर में है। ड्रॉ तो एटलीस्ट इक्वल तो बोर्ड में रह ही जाएगा एंड मतलब गेम लॉस नहीं होगा और वहां पे पार्ट म्यूचुअल की चांसेस है, टाइम प्रेशर में है व्हाइट। सो एक्यूरेट मूव नाइट E2 बट आई प्लेड रूक क्रॉस E6 और मैं अपना ये नाइट को दे दिया। द आइडिया द नेक्स्ट मूव आई प्लेड क्वीन G6
is the main idea. I want to play queen g6 in the next move and queen h7. Obviously time pressure में इस टाइप की मूव्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं क्योंकि जो मेटिंग नेट लगे हुए हैं बोर्ड में इज वेरी डिफिकल्ट कि किंग के सामने सारे स्ट्रॉन्ग पीसेस बोर्ड में है, हैवी पीसेस सारे किंग साइड में है, तो एक्यूरेट मूव खेलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट बिशप इनटू नाइट मैंने उम्मीद किया था कि ओपोनेंट टेक बिशप इन, मैंने मुझे लगा कि ओपोनेंट टेक बिशप इनटू नाइट एंड आई प्लेड क्वीन g6 and this position bishop into e5 and queen check and king f7. King f7 is the only move, otherwise king f8 में clear cut lost हो जाएगा. Knight g6 and the game lost because king e8 knight queen g8 mate. So king f7 and this position and this perpetual draw. या white यहाँ पे थोड़ा ट्राई कर सकते हैं डिपेंड अगर व्हाइट के पास टाइम ज्यादा हो तो. बट यहाँ पे और एक सिचुएशन हो सकता है, यू टेक बिशप इनटू e5, बिशप इनटू d4, क्वीन कम हियर एंड क्वीन c7 या क्वीन c6. इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं इस पोजीशन पे. एंड ब्लैक ओके, मतलब ब्लैक अभी इस पोजीशन पे खेल सकते हैं, बट व्हाइट सिंपल प्ले किंग g2, व्हाइट प्ले क्वीन चेक एंड s3. तो ये सिचुएशन भी वेरी डिफिकल्ट टू जज, बट यहाँ पे भी इक्वलिटी है. व्हाइट कभी भी ये गेम लॉस नहीं होगा. नाइट इनटू e6 नेक्स्ट मूव पे क्वीन h7 व्हाइट के पास पॉसिबिलिटीज है. क्वीन h7 रूक f6 बार भी चल तो व्हाइट को हर टाइम पे मिलेंगे इस पोजीशन पे. एंड सो दिस पोजीशन इज इक्वलिटी, बेसिकली इज इक्वल पोजीशन. बट टाइम प्रेशर में जो हमने पहले भी बोला कि टाइम प्रेशर में बहुत सारी गलती हो जाती है, दोनों प्लेयर ही प्रेशर में है. सो बिशप d4 खेल लेना चाहिए था, बट माय ओपोनेंट प्लेड क्वीन c7 एंड आफ्टर क्वीन c7 एंड क्योंकि क्वीन आइडिया क्वीन चेक एंड क्वीन इनटू नाइट आइडिया क्वीन क्रॉस e5, बट क्वीन क्रॉस e5 इज नॉट पॉसिबल. कि अगर आप क्वीन क्रॉस c5 लाइक नाइट d2 इज द मेन इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वीन c1 को आपको स्टॉप करना है. अगर ऑपोनेंट बाय चांस क्वीन टू पॉन मारते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. नाइट g6 भी आपके पास ऑप्शन है, रूक h8 भी आपके पास ऑप्शन है, किंग इनटू h8 कर सकते हैं, नाइट g6 चेक एंड अगर किंग f7 भी आते हैं देन आल्सो लाइक ये भी आपके पास है, क्वीन भी आपके पास g6 सब कुछ आपके पास. नाइट इनटू e5 तो ऑब्वियसली क्वीन इनटू e5 तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं बोर्ड में. एंड but main threats is queen check and queen into knight. So white simple play knight e2 and this position is clearly minus क्योंकि अभी positions totally lost हो गया. And white played rook f7. Idea again, the rook into knight, knight into rook and queen check and queen into is the first preference. तो यहाँ पे भी आपके पास विनिंग है, यहाँ पे भी आप जैसे मर्जी विन कर सकते हैं. नाइट इनटू e6 आल्सो विनिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं. नाइट इनटू e6 क्लियर कट विनिंग, नाइट इनटू e6 क्लियर कट विनिंग. बट आई डिसाइड द टाइम प्रेशर सिंपल प्ले रूक h4. अब मैं नेक्स्ट मूव आई पुट माय क्वीन ऑन g6, क्वीन h7 नाइट g6 सेफ गेम क्योंकि यहाँ पे भी ये थ्रेड्स में है. सो समहाउ क्वीन अगर नाइट मेरा जंप भी देते क्वीन चेक से क्वीन इनटू रुक. सो टाइम प्रेशर इज वेरी इजी कि आप सिंपल अपने रुक को जो अटैकिंग पीस है उसको आप सही जगह पे रख के फिर आप खेलिए. तो एन ओपोनेंट प्ले फाइनली द फाइनल बिग मूव क्वीन c2 आइडिया queen d1 check. और एक्चुअली आई मिस दिस वन, मिस भी बोल सकते हैं और आप बोल सकते हैं एक सिंपल विनिंग है. नाइट g6 ये इसमें क्लियर लॉस्ट बिकॉज क्वीन चेक एंड g1 एंड ऑब्वियसली क्वीन क्रॉस g1 और आप बिशप इनटू नहीं मार सकते, मेट है और आप वहां पे मेट बचा भी नहीं पा रहे. तो ये नाइट g6 इज वेरी क्लियर कट विन. बट आई प्लेड क्वीन g6 also clear cut queen, but knight g6 सबसे बेस्ट मूव था. मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि टाइम प्रेशर में छोटी छोटी
जब एकदम फ्लैग्स लगे होते हैं आपके, आपको पता है कि आपकी बहुत टाइम प्रेशर में, तो बहुत सारी चीज छूट जाते हैं। बट नाइट G6 ऑब्वियसली दिखाई देना चाहिए। बट इन दैट टाइम हमें लगा कि वही बेस्ट है। आफ्टर विन करने के बाद हमें लगा कि बहुत अच्छा में फील होता है कि हम विन, जब हम इसको घर में आके दोबारा देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मूव्स जो हमने मिस किया है इन द टाइम प्रेशर, तो ये ठीक नहीं था। बट क्वीन G6, क्वीन check, and you play the king, तो नो चेक। और यहाँ पे ओपोनेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे क्लियर कट लॉस्ट, क्योंकि नाइट E6 आ रहे हैं। अगर किंग F8 जाते हैं तो नाइट E6 एक इम्पॉर्टेंट चेक है। अगर आप किंग ऐसे भी जाते लाइक यू प्लेड G8, सो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप कुछ भी तरीके से खेल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किंग F8 चले गए बोर्ड में, तो आपके पास वे बहुत सारे हैं। रूक H8 का एक वे है, क्वीन क्रॉस E6 का एक वे है, नाइट क्रॉस E6 का वे है, तो आपके पास वे बहुत सारे हैं। लाइक आई प्लेड रूक H8 check, opponent play king E7 and you play queen cross E6, नहीं, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इस जगह पे रुक को लेके H8 चले जाते हैं, वैसे सिचुएशन में भी आपकी क्लियर कट विन, क्योंकि क्वीन चेकमेट ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप रुक को F8 रखते हैं, अगर आपको रुक F8 रखते हैं, तो यहाँ पे भी वेरी वेरी सिंपल क्वीन, मतलब किसी भी तरीके से ही आप इस गेम को जीत सकते हैं। बट द पोजीशंस मतलब क्लियर कट विन है, बिकॉज आफ्टर क्वीन G6 if opponent take rook into F4, that's clear cut win with queen S7, king here, rook into rook, and king here. And this is clear cut queen check, king here, rook check, king C6, queen check, mate. तो ये पोजीशन ऑलरेडी आप ओपोनेंट के हाथ से चले गए पोजीशन, बिकॉज थ्रू स्ट्रक्चर जो मिसिंग हुआ बिशप क्रॉस D4, मतलब इक्वलिटी था बोर्ड में, बट टाइम प्रेशर में ये सब गलतियां हो जाते हैं। टाइम प्रेशर में जो पीसेस व्हाइट की एक्टिव है, नाइट क्वीन और रुक, यहाँ पे लग रहा है कि बिशप इनटू नाइट मारने के बाद मेट लगने की चांसेस ज्यादा है, तो ऐसे बड़े मिसिंग हो जाते हैं। बट अब एक चीज इस गेम से, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये फॉलो कीजिए कि पूरे गेम पे ये बिशप नहीं खेल पाया। तो इंपॉर्टेंट ये था, डबल नाइट होने के बाद भी हमने जो ब्लॉकेटिंग पोजीशन, जो ब्लॉक बना के खेला, जो हमने नाइट D4 जैसे हमने ब्लॉकेट करके खेला, उसके बाद आपका व्हाइट का सिर्फ एक ही एम था कि वो जो B7 वाले जो बिशप है, वो बिशप ना बाहर आ पाए। एंड सो समटाइम डबल नाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं अगेंस्ट डबल बिशप। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने दिया है कि दिस गेम पे जो सिचुएशंस, जो अनएक्सपेक्टेड पोजीशन जो आपके सामने आए थे, जहां पे डबल बिशप से डबल नाइट हो गया है, तो उसी सिचुएशन को ही आपको बेस्ट बनाना है, क्योंकि जो हो गया तो वो हो गया, वो दोबारा बैक करके नहीं आएगा आपके सामने। बट जो सिचुएशन आपके सामने, उसको आपको किस तरीके से और कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग बना के आप प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड में, वो इम्पोर्टेंट है। आपको भूल जाना है उस टाइम पे, आपकी आप पहले वाले मूव्स को माइंड में रख के आप पूरे गेम्स नहीं खराब कर सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि एक राउंड क्लियर कट जीती हुई गेम, आप कोई अच्छे प्लेयर्स के साथ आप जीत रहे हो 100% विन, आप विनिंग के टाइम पे आपने ब्लंडर करके वो गेम आपने लॉस्ट कर दिया, तो इसका इफेक्ट पूरे टूर्नामेंट में होता है, नेक्स्ट मैच में होता है, क्योंकि हम पूरे रात पूरे टाइम उस चीज को लेके सोचते रहते हैं कि मैंने क्या किया, और ये गेम बार बार आपके माइंड में चलते रहते हैं, और इसका जो इफेक्ट हमें नेक्स्ट मैच में आते हैं। तो ऐसे बहुत बार हुआ है सभी प्लेयर के साथ में। मैं भी एक प्रैक्टिकल प्लेयर हूँ, मैं भी रेगुलर्स खेलता, तो हमारे साथ भी ये हुआ है। जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हुआ है, हम उसी चीज को लेके बार बार आप लोग के सामने ला रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको भूल जाना पड़ेगा कि लास्ट मैच में क्या हुआ, उस जो गलती हुआ उससे सीखना है, और नेक्स्ट राउंड फ्रेश होके आपको खेलना। आप उसी चीज को माइंड में रख के नहीं खेलना है कि कल का तो हो गया, मेरा तो टूर्नामेंट मेरा खराब हो गया, अब खेल के क्या फायदा। ऐसे बात नहीं, आप दोबारा फाइट बैक करके आ सकते हैं। फाइट बैक ऑलवेज आपको करना है किसी भी सिचुएशन पे। बहुत सारे वर्स्ट सिचुएशंस भी आते हैं, नॉट ओनली इन चेस, इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड एवरीथिंग। तो वहां से भी आपको फाइट बैक करके आना है, क्योंकि यही सीखना है हमसे, हम सबको, कि
किसी भी जगह पे आपको हार नहीं मानना, आपको सिचुएशन को संभालना है, समझना है, उसी से भी हमें दोबारा फाइट बैक करके अपनी बहुत सारे प्लेयर्स है जो फर्स्ट राउंड लॉस्ट होने के बाद, फर्स्ट राउंड में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर जो टॉप प्लेयर फर्स्ट राउंड लॉस्ट होने के बाद लास्ट राउंड वही चैंपियन बन रहा है। तो उससे हमें सीखना है कैसे हो सकते हैं, कैसे वो लोग दोबारा अपने आप को उसी जगह पे, जो स्ट्रेंथ है आपके वो तो है, वो किसी को लेके नहीं जा सकते। हो सकता है सम गेम आप किसी एक रीजन, कोई एक मिस मूव के कारण आपने लॉस्ट हो गया, बट दैट्स नॉट मींस कि आप अब अच्छे प्लेयर नहीं हो। सो माय ओपोनेंट आल्सो वही काम किया, उसने मिस कर दिया, बट मींस वेरी ऑफ माय ओपोनेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांग प्लेयर, उसने फाइट बैक करके टूर्नामेंट में भी आया है। बट ये सिचुएशन पे गेम लॉस नहीं था व्हाइट का, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट लॉस नहीं था। व्हाइट ने वो जो सिचुएशन था जहां पे व्हाइट की पोजीशन बहुत खराब हो गए थे, लग रहे थे, उस पोजीशन को संभाला और एटलीस्ट वो ड्रॉ पकड़ लिया था कि यस ड्रॉ तो है मेरे पास। सो ड्रॉ तो ऑब्वियसली उस पोजीशन पे, जो वर्स्ट पोजीशन से अगर व्हाइट को ड्रॉ मिल रहा है दैट्स गुड, बट मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। एंड ब्लैक ने जो स्लाइटली मिस्टेक किया, बिशप इनटू d4 मार देना चाहिए था एंड वो गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट करना चाहिए था, बट टाइम प्रेशर में छोटी छोटी चीज होते रहते हैं। तो इस गेम्स को दिखाने के पीछे ये रीजन था कि अब डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप को थोड़ा आइडियाज हमने आपको दिया है कि जो बिशप कैसे, जो हम ओपोनेंट की बिशप d7 वाले बिशप को हमने लॉक करके खेला है, एंड नाइट कैसे ब्लॉकेट करके खेला है, हमने कैसे स्पेस नहीं दिया ओपोनेंट को खेलने के लिए, दो बिशप को एक्टिव करने नहीं दिया, एंड फाइनली जो d5 वाला जो पॉन है, उस पॉन को, जो ओपोनेंट का पॉन, उस पॉन को अपना हथियार बनाया, उस पॉन को हमने खेलने नहीं दिया। दिस द बेस्ट वे कि आप सामने वाले प्लेयर्स को क्रैम्प करके अपनी जो पीसेस को है उसको रोक के जो डबल नाइट के एडवांटेज को आपने ले पाए। तो ये एक अच्छा आइडियाज मैंने आपको दिया, शायद इसमें से कुछ कोई चीज आप लर्न कर सकते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और ऑब्वियसली जब हम ऐसे गेम जीत के आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये गेम जीता है, लेकिन ऑब्वियसली उस गेम को ज्यादा एनालिसिस करना है, क्यों आपने वो d5 वाला मूव्स को आपने मिस किया, और नाइट e4 सरप्राइजिंग मूव, इतना अच्छा मूव कैसे बोर्ड में आया, तो वो भी आप सीख सकते हैं कि इसमें आप नेक्स्ट मैच में आप भी कभी इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।